देखो बच्चों, इस नए साल में क्लास 10th में आप सभी का मेरी तरफ से आईसीटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और पिछले साल हमने जो पढ़ाई की उस पढ़ाई से इस बार हम थोड़ा सबक सीखेंगे और अपना जो कोर्स है उसको अपन थोड़ा सा अधिक पिछली बार से थोड़ा स्पीड से ज़्यादा लेंगे। तो आपकी जो बुक है बच्चों, ये दी है पहली बुक गोल्डन रेज, ये निकालेंगे आप। और इसके पहले पेज के ऊपर इस बार सिलेबस अच्छे से प्रेस्क्राइब किया गया है। आप एक बार पूरे सिलेबस को समझेंगे, क्या है आपका सिलेबस और कौन से जो पॉइंट्स हैं वो कितने, मतलब जो कितने मार्क्स, कितना अंक का अधिभार है उनका, इस चीज की अपन एक बार पूरी जानकारी करेंगे। उसके बाद में हम विस्तार से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सिलेबस में बच्चों आपकी ये बुक उठाएंगे आप, और इसमें देखो पहले वाले पेज के ऊपर लिखा हुआ है सिलेबस, और इसमें दिया हुआ है द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द पेपर इज एज फॉलोज। देखेंगे आप, पेपर है बच्चों 1, सभी जानते हैं आप। टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 hours and 15 minutes। टोटल मार्क्स होंगे आपके 80 और 20 मार्क्स जो है ये सेशनल मार्क्स होते हैं जो आपके विद्यालय से जाते हैं, और टोटल हो गए 100। ये तो आपको पता है। आगे देखेंगे बच्चों एरिया ऑफ लर्निंग, तो इसमें देखो रीडिंग वाला जो पार्ट है उसके मार्क्स दिए हैं 14, राइटिंग वाला जो पार्ट है उसके मार्क्स आप देख रहे हैं 14, ग्रामर वाला जो पार्ट है वो है बच्चों 15 मार्क्स का। टेक्स्ट बुक आपके पास 2 है, गोल्डन रेज, और सप्लीमेंट्री बुक है रिजोल्यूशन। इसके अलावा रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है वो भी बच्चों, उसमें से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। गोल्डन रेज का पार्ट दिया है 23 मार्क्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये बुक है जो अपने हाथ में गोल्डन रेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। रिजोल्यूशन जो है बच्चों, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। अब जो रीडिंग वाला पार्ट है उसको देखो किस तरीके से 2 भाग में बांटा इन्होंने। जो रीडिंग वाला पार्ट है उसमें 2 अनसीन पेसेज, 2 पेसेज आएंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, मेरा मतलब अपठित गद्यांश होंगे और आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं होंगे, वो कहीं बाहर से आएंगे, ठीक है। और उनके जो वर्ड्स होंगे टोटल 500 वर्ड्स, उनमें 500 शब्द होंगे विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे, इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकेब, और जिनमें से 4 मार्क्स 4 मार्क्स या 4 अंकों के जो प्रश्न होंगे वो बच्चों आपके शब्दकोश के ऊपर आधारित होंगे। जैसे एक पेसेज आपको दे दिया और लास्ट में आपसे पूछ लिया कि इस पेसेज में जो शब्द दिया गया है इसका एंटोनिम क्या है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। इन द सेम वे आपसे पूछा जा सकता है इस वर्ड का सिनोनिम बताइए। इन द सेम वे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक फ्रेज दिया हुआ है या एक छोटा क्लोज दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, और कहते हैं कि इसके लिए आप बताइए 1 वर्ड, जिसे आप पढ़ते हैं बच्चों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से। कई बार आपको एक शब्द देखिए कहेंगे इसमें प्रेफिक्स जोड़ के या सफिक्स जोड़ के इसका जो वर्ड है उसे चेंज कीजिए। आई मीन जो वर्ब है उसे आप नाउन में बदल सकते हैं, और जो नाउन है उसे आप एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, एडजेक्टिव को आप एडवर्ब में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से जो वोकेब, मेरा मतलब जो शब्दकोश है, उसके ऊपर आधारित जो सवाल पूछे जाएंगे उसी पेसेज में से उनका अंक अधिभार या उनके जो मार्क्स होंगे वो होंगे बच्चों 4 मार्क्स। आगे देखेंगे आप जो ओनली, देखो आगे इसमें एक बात ये बताई गई है, ओनली प्रोज पेसेजेस विल बी यूज्ड। जो पेसेज आपको दिए जाएंगे वो बच्चों काव्यांश नहीं होंगे। आप जानते हैं 2 प्रकार के पेसेज हो सकते हैं। तो एक तो कई बार कोई कविता का अंश दे देते हैं, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ए पोएट्री। इन द सेम वे कई बार आपको क्या है कि जो प्रोज वाला पार्ट है उसमें से कोई एक गद्यांश छांट करके दिया जाता है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पोएट्री वाले पार्ट में से कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पेसेज नहीं पूछा जाएगा। जो कॉम्प्रिहेंशन पेसेज आएंगे वो प्रोज में ही आएंगे, प्रोज से मतलब गद्य में आएंगे। आगे देखेंगे आप 1 विल बी फैक्चुअल, और ये भी क्लियर है कि जो 2 पेसेज आपके अनसीन पेसेज आएंगे उसमें से एक तो फैक्चुअल होगा, फैक्चुअल से मतलब तथ्यात्मक होगा, एंड द अदर विल बी लिटरेरी, और जो दूसरा है बच्चों वह साहित्यिक होगा। लिटरेरी का मतलब साहित्यिक। ओके, आगे बढ़ेंगे आप। पेसेज 1 150 वर्ड्स, जो पहला पेसेज होगा उसकी शब्द सीमा होगी 150 शब्द, 7 मार्क्स, और उसका अंक अधिभार होगा 7 अंक। ओके, 4 और 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिसमें से 4
अथवा 5 अवबोध प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जांचने के लिए कि भाषा की आप में कितनी समझ है, भाषा का आपको कितना अवबोध है, इस चीज को टेस्टिफाई करने के लिए, इस चीज को जांचने के लिए आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो होंगे बच्चों आइदर 4 और 5, यानी या तो 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन उनका जो अंक अधिभार है वो टोटल यहां दे दिया गया है कि वो 7 मार्क्स की होंगी। आगे देखेंगे आप, दूसरा पैसेज है बच्चों पैसेज 2, ये ऊपर वाला दिया था आपको 500 वर्ड्स में। अब जो दूसरा वाला पैसेज है दैट शैल बी इन ओनली 200 वर्ड्स, वो केवल 200 शब्दों में होगा, और इसका अंक अधिभार दिया है ब्रैकेट में देखें आप 8 मार्क्स। 4 और 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इसमें से भी 4 या 5 अवबोध प्रश्न पूछे जाएंगे आपके भाषा ज्ञान की समझ को जांचने के लिए, एंड 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैब, और 2 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। वोकैब का मतलब होता है बच्चों शब्दकोश, आपका जो शब्दकोश है वो कितना है, आप कितने शब्दों के विलोम शब्द बता सकते हैं, आप कितने शब्दों के पर्यायवाची सिनोनिम्स बता सकते हैं, कितने के लिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप जो है किसी शब्द को दूसरे शब्द में बदल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया मैड, MAD, मैड का मतलब होता है पागल, और अगर आपने उसमें LY जोड़ दिया मैडली, आपने उसमें LY जोड़ दिया मैडली, तो मैडली क्या बन गया बच्चों, एक एडजेक्टिव के अंत में जब आपने LY जोड़ा तो वह एक एडवर्ब बन गया। लेकिन बच्चों अगर आपने नाउन के अंत में LY जोड़ा होता तो वो एडवर्ब नहीं बनता, वो क्या बनता, वो तो बल्कि एडजेक्टिव ही बनता। तो इस तरीके से आपको कितना ज्ञान है कि कैसे आप एक शब्द को, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब एक शब्द भेद को आप कैसे दूसरे वाले शब्द भेद में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीजें जांचने के लिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा जो रीडिंग वाला पार्ट है आपका ये खत्म हो गया है। ऊपर वाला जो पेसेज है वो कितने का है, 7 मार्क्स, और नीचे वाला दिया है, इधर दिया बच्चों 7 मार्क्स और ब्रैकेट में दिया हुआ 8 मार्क्स, टोटल क्या हो गया 14। तो इसका मतलब यहाँ 8 मार्क्स नहीं है, जो दूसरा वाला पेसेज होगा वो भी 7 मार्क्स का ही होगा। क्लियर है, क्योंकि 7 + 7 14। ओके, ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट देखेंगे आप राइटिंग। तो राइटिंग वाला जो पार्ट है बच्चों देखो इसको कितने भागों में बांटा है, फर्स्ट, देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स आर देयर। जो पहला वाला पार्ट है वो है लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में दिया है 1 आउट ऑफ 2। इसका मतलब यू शैल बी गिवन 2 लेटर्स, आपको 2 दिए जाएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा। 2 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर आपको 2 सवाल दिए जाएंगे और दोनों में से आपको एक सवाल करना होगा। तो देखेंगे आप जो लेटर राइटिंग है, तो लेटर राइटिंग में एक लेटर हो सकता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक से मतलब यह है कि आप ऐसे व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं जिनसे आपके संबंध बिल्कुल अनौपचारिक हो। अनौपचारिक का मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो और आपसे उनका सीधा सीधा संबंध हो। दे मे बी योर फैमिली मेंबर्स, वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। पिताजी को पत्र लिखते हैं आप, भाई को पत्र लिखते हैं आप, मदर को लिखते हैं, अंकल को लिखते हैं। तो ये सारी जो फैमिली मेंबर्स को लिखे जाने वाले पत्र हैं इन्हें हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स, या कहा जा सकता है इनको इनफॉर्मल लेटर्स सचेज टू फैमिली एंड, और दोस्तों को भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक इस प्रकार का लेटर आपको दिया जाएगा। दूसरा होगा बच्चों फॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स जो है बच्चों, ये एक्चुअली इनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, परंतु आप इन्हें साधारण भाषा में जो एप्लीकेशन है उसी की श्रेणी में रखते हैं। एप्लीकेशन कितने आप प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरीके से अगर आपकी कॉलोनी में कोई व्यवस्था है तो आप किसी SDM या चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आप कोई लेटर लिखते हैं, या आप जो न्यूज़पेपर का एडिटर है उसको आप कोई लेटर लिखते हैं। तो ये सारे लेटर जो है बच्चों, इन सबको वैसे तो ये सब क्या है एप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, और इन सबको आप कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। दे आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स, इनको फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। तो दीज लेटर्स आर रिटर्न टू द एडिटर। एडिटर का मतलब संपादक, अखबार के संपादक को लिखा जा सकता है, या लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, कई बार कोई शिकायती पत्र लिखा जाता है। इंक्वायरीज का मतलब पूछताछ करने के लिए, रिक्वेस्ट कोई निवेदन करने के लिए, एप्लीकेशंस, और मैंने बताया कि जैसे आप अपने प्रधानाचार्य को आपकी TC इशू करवानी है, या आपके घर पे कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, या यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों आप जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं those are categorized अंडर एप्लीकेशंस, उन्हें हम एप्लीकेशंस कहते हैं। तो एक इस प्रकार का पूछा जाएगा। देखो बच्चों आगे वाला दिया है ईमेल, फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल।
विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य को फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र लिखा जाता है, और टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन, या किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका का जो एडिटर है उसको लिखा जा सकता है। तो बच्चों पहला वाला पार्ट दिया हो गया है, अंक अधिभार दिया है 5 मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे आप, और यह दिया है 1 आउट ऑफ 2। इसका मतलब यह है कि ये जो 3 टॉपिक दिए हैं इनमें से केवल 2 ही सवाल पूछे जाएंगे और 2 में से आपको केवल 1 को ही अटेम्प्ट करना है, और दैट शेल कैरी 5 मार्क्स। उसका जो अंक अधिभार होगा वो होगा बच्चों 5। आगे देखिए आप, दूसरा वाला पार्ट है राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन या टॉपिक। आपको कोई या तो टॉपिक दे दिया जाएगा प्रकरण, या फिर बच्चों आपको आउटलाइन का मतलब बीच में थोड़ा आपको जगह दी जाएगी, उसमें गैप्स दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस आउटलाइन को दृष्टिगत रखते हुए, उसे अपने दिमाग में रखते हुए उस आउटलाइन के आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। और जो पैराग्राफ है बच्चों वो होगा, उसकी शब्द सीमा होगी 60 वर्ड्स, 60 शब्द। इसका अंक अधिभार दिया हुआ है 4 मार्क्स। आगे देखिए बच्चों आप, कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उसमें ए शॉर्ट राइटिंग टास्क, एक छोटा लेखन होगा बेस्ड ऑन ए वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। वहां पर आपको कोई शाब्दिक या कोई दृश्य से संबंधित कोई दृश्य दिया जाएगा, कोई थोड़ा चित्र दिया जाता है, कई बार देखा आपने, या कोई शाब्दिक होगा, डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ, मैप, चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट एटसेट्रा। तो इनके आधार पर आपको कंपोजिशन लिखनी होती है, और मैक्सिमम वर्ड्स इसके दिए हैं बच्चों 75 वर्ड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 75 शब्दों में लिखना है, और इसका अंक अधिभार जो होगा ये होगा बच्चों 5 मार्क्स। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो टोटल है, ये टोटल हो गया आपका दूसरा वाला पार्ट 14 मार्क्स, 14 नंबर का दूसरा वाला पार्ट हो गया है। और इसके बाद में बच्चों आगे आप देखेंगे तीसरा वाला जो पार्ट है वो है ग्रामर। तीसरे वाले पार्ट में ग्रामर है बच्चों, तो इसमें देखो क्या दिया है। ग्रामर में हमने पिछली बार भी आपको 9th क्लास में कुछ चीजें पढ़ाई थी, वो आगे टकराएंगे यहाँ पर, है ना। देखना आप, वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, कई प्रकार के आपको छोटे छोटे सवाल दिए जाएंगे, इन्वॉल्विंग, जिनमें शामिल होंगे द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, जिनमें कुछ विशेष प्रकार की बनावटें या जिनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं शामिल होंगी विद इन ए कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ विशेष की। एक संदर्भ विशेष में, कॉन्टेक्स्ट यानी बच्चों संदर्भ होता है, एक संदर्भ विशेष में आपको क्या दिया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, यू विल बी गिवन सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, और उसके आधार पर सवाल होंगे। टेस्ट टाइप्स यूज्ड विल इंक्लूड, और जो टेस्ट के टाइप होंगे अर्थात आपकी जांच के जो प्रकार हैं उनमें क्या क्या शामिल होगा। देखो बच्चों, सवाल आधारित होगा क्लोज के ऊपर। कई बार मैंने पिछली क्लास में बोला है पढ़ाते वक्त क्या होता है क्लोज, इस बार आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो क्लोज का मतलब बच्चों उपवाक्य होता है। तो ऑन दिस टॉपिक यानी उपवाक्य वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। इन द सेम वे गैप फिलिंग, गैप फिलिंग का मतलब आप जानते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान दिया जाएगा, और आगे और जो वो जो सेंटेंस है उसके आगे तथा पीछे वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जो खालिस्तान है उसकी सही पूर्ति करनी होती है। आगे दिया सेंटेंस कंप्लीशन, अधूरा वाक्य दिया जाएगा और उस अधूरे वाक्य को आपको पूरा करना होगा। आगे दिया सेंटेंस रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग का मतलब बच्चों क्या होगा, जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि सीता सिंह से सॉन्ग, एक सेंटेंस दिया आपको सीता सिंह से सॉन्ग, अब आपको दिया जाएगा ए सॉन्ग, उसके बाद दिया जाएगा सिंग्स, और उसके बाद दिया जाएगा सीता, और ये कहा जाएगा कि इनका ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं अर्थात ये जो अव्यवस्थित शब्द है जिनमें कोई क्रम नहीं है उन्हें सुव्यवस्थित क्रम में जमाइए। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर देने में आप तब समर्थ हो पाएंगे जबकि आपको वाक्य बनाने की सही बनावट या जो सेंटेंस फॉर्मेशन का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है उसकी आपको नॉलेज होगी। तो इसके लिए बच्चों क्या है, इसके लिए अपने को जो जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उनका पता होना चाहिए, आपको जो टेंस है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको वाक्य को उलट पलट करके एक्टिव से पेशिव में कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हाउ कैन ए सेंटेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, कैसे एक वाक्य को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। इन चीजों की अगर आपको जानकारी होगी तो आप आराम से क्या कर पाएंगे, ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग वाला जो पार्ट इसको कर पाएंगे। आगे डायलॉग कंप्लीशन, इसमें एक अधूरा डायलॉग, अधूरा संवाद दिया जाएगा, एंड यू शैल हैव टू कंप्लीट दैट डायलॉग फ्रॉम योर साइड। आपको क्या करना पड़ेगा, उस डायलॉग को अपनी तरफ से पूरा करना पड़ेगा। आगे देखो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या आपको एक सेंटेंस देकर के कहा जाएगा इसको ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको वाक्य बदलना है लेकिन वाक्य का मीनिंग नहीं बदलना है। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग ए सेंटेंस
चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस और मीनिंग, किसी भी वाक्य के मीनिंग या उसके सेंस को अक्षुण्ण रखते हुए या उसको अपरिवर्तित रखते हुए केवल वाक्य का कलेवर या केवल वाक्य का ढांचा बदल देने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आइए देखेंगे, इंक्लूडिंग कंबाइनिंग सेंटेंसेस, इसमें ये भी होता है बच्चों, कंबाइनिंग सेंटेंस का मतलब सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस से मतलब ये हुआ, हिंदी में आप इसे संश्लेषण कहते हैं, परंतु वो प्रकाश संश्लेषण वाला संश्लेषण नहीं है। इस संश्लेषण का तात्पर्य यह है कि यू आर गिवन 2 और मोर सेंटेंसेस, आपको 2 या अधिक वाक्य दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि यूजिंग ए सूटेबल कंजंक्शन, एक उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए यू हैव टू सिंथेसाइज और यू हैव टू कंबाइन दोस 2 सेंटेंसेस, 2 और मोर सेंटेंसेस, वो 2 या 2 से अधिक वाक्य हैं, उन्हें किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए आपको जोड़ना पड़ता है। इसे बच्चों सिंथेसिस कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे मैं कहता हूं कि मोहन वाज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, दूसरा सेंटेंस हमने दिया सोहन वाज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, और बच्चों दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको कहा और कहा ये नाइदर नोर का प्रयोग करते हुए इन्हें सिंथेसिस कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, नाइदर मोहन नो सोहन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, न तो पार्टी में मोहन मौजूद था और न पार्टी में सोहन मौजूद था। तो एक नाइदर नोर एक कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये एक पेयर कंजंक्शन है। पेयर इसलिए है बच्चों क्योंकि इसका प्रयोग पेयर अर्थात जोड़े में किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हुए आपने दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ दिया। और एक बात यह भी है बच्चों कि जब आप नाइदर नोर की सहायता से 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो नोट हटा देते हैं, क्योंकि नोट तो नाइदर नोर में ही छिपा हुआ है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सिंथेसिस। इस प्रक्रिया को बच्चों सिंथेसिस या संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ाएंगे, आगे वाला पार्ट है द ग्रामर टीचिंग विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज, फॉलोइंग स्फेयर्स। ये जो नीचे वाले खंड है बच्चों, ये इसमें शामिल है। ये नीचे वाले जो एरियाज हैं ये ग्रामर में शामिल है। तो ग्रामर के टॉपिक कितने हैं बच्चों, ओनली 5 टॉपिक्स आर देयर। देखिए आप, फर्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस में दिया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दिया गया है, परंतु सिलेबस में छोड़ दिया गया हो, लेकिन आपका चैप्टर, आपके जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चों जगह जगह आएगा, इसलिए पढ़ना तो आपको वही पड़ेगा ना। और वैसे जहां तक मुझे याद है पिछली वाली क्लास में इन 9th क्लास आल्सो आई टॉट दिस टॉपिक यू, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस बार आप और अच्छे से क्लियर करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखेंगे बच्चों, पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ा गया है। एंड टेन शोइंग फ्यूचर एक्शन, और फ्यूचर एक्शन को बताने वाले टेंस जो होते हैं, जिसमें एक लेते हैं अपन 4 होते हैं, फ्यूचर सिंपल, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कुल मिलाकर के 12 टेंसेज आर देयर। आप जानते हैं कि कुल मिला ये 12 टेंस होते हैं और 12 के 12 आपके सिलेबस में है। इन्हें हम आपको जो है ये टॉपिक्स हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा वाला बच्चों क्लोजेज। क्लोजेज का मतलब उपवाक्य होता है, और उपवाक्य बच्चों एक तो नाउन क्लोज, ये जो नाउन क्लोज है, क्लोजेज कितने होते हैं, एक तो नाउन क्लोज होता है, एक एडजेक्टिव क्लोज होता है, एक एडवर्ब क्लोज होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, हम वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, एक तो नाउन क्लोज ढंग से पढ़ेंगे आप। मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि क्लोज क्या होता है। क्लोज एक ऐसा शब्द समूह होता है बच्चों जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया था आपको। क्लोज एक ऐसा शब्द समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाउन क्लोज तो तब होता है बच्चों जब वो नाउन का फंक्शन करता है। नाउन का फंक्शन करने से मतलब जहां जहां नाउन का प्रयोग हो सकता है वहां वहां नाउन क्लोज का प्रयोग हो सकता है। जैसे अगर आपने सब्जेक्ट के स्थान पर कोई क्लोज रख दिया है तो नाउन क्लोज है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आएगा, आप जानते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे बच्चों या तो नाउन आएगा, और नाउन नहीं आएगा तो नाउन इक्विवेलेंट आएगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसी क्लोज का प्रयोग किया है तो वो भी नाउन क्लोज कहलाएगा। अगर आपने किसी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किसी क्लोज का प्रयोग किया है तो वह भी नाउन क्लोज कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि एक नाउन क्लोज वह क्लोज होता है जो नाउन का फंक्शन करता है, और नाउन का फंक्शन करता है का मतलब ये हुआ कि वह नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी जहां जहां नाउन का प्रयोग हो सकता है वहां वहां नाउन क्लोज का प्रयोग भी हो सकता है। और क्लोज क्या होता है, तो हमने कहा क्लोज इज नथिंग, इट इज ओनली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब। क्लोज और कुछ नहीं होता, क्लोज तो एक शब्द समूह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट शब्द को सुन के घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि फाइनाइट वर्ब जो है वो कुछ नहीं है। जितनी भी क्रियाएं आप यूज करते हो ऑल आर फाइनाइट वर्ब्स। केवल 3 क्रियाएं ऐसी होती है जो सब्जेक्ट के बदलने पे नहीं बदलती है, जैसे पार्टिसिपल है, जैसे जेरंड है, जैसे इन्फिनिटिव है। ये सब्जेक्ट के बदलने पर नहीं बदलती है, दैट्स व्हाई दोज वर्ब्स आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसलिए उन क्रियाओं को आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। बाकी आप जितने सेंटेंस बोलते हैं उनमें जितने भी जो वर्ब्स आप जनरली यूज करते हैं ऑल आर फाइनाइट वर्ब्स। तो इस तरीके से बच्चों हम बात करेंगे बाकी, लेकिन इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
बच्चों इतनी बात तो मैंने आपको बताई, क्लोजेज के बारे में बता रहा था आपको। और यूँ तो क्लोज आपको हम बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको केवल इसका परिचय दे रहा हूँ। तो देखेंगे आप, नाउन क्लोज है बच्चों, एडवर्ब क्लोज है। तो एडवर्ब क्लोज के में से आपको आपके सिलेबस में है, एक तो है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन एंड टाइम। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन जो है बच्चों, इसमें वो वाला पार्ट आता है कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ से जो स्टार्ट होते हैं, अनलेस से जो स्टार्ट होते हैं, जिनमें कोई कंडीशन होती है। तो इस प्रकार के जो क्लोज है उन्हें कहते हैं आप एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। दूसरे वाले एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। इसके आगे चलेंगे बच्चों रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज मैंने कहा था आपको, हु, विच और दैट किसका काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो जहां इनका फंक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, वहां बच्चों रिलेटिव क्लोज होता है, वो भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। और तीसरा टॉपिक है यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंसेस को बदलना पड़ेगा, और कई बार वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको सेंटेंस दिया जा सकता है उल्टा पैसिव वॉइस में, और कहा जा सकता है इसे एक्टिव वॉइस में, इसे वाइस वर्सा कहते हैं। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने आपको कहा कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इसे एक्टिव से पैसिव में बदलो। तो चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब ये हुआ एक वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, और इसके विपरीत पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना। आप तो जानते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि शी राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखती है, और हम कहते हैं लेटर इज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों आपने क्या देखा, द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेज इज सेम, दोनों वाक्यों का मतलब तो समान है, लेकिन यहां बदल गया है वाक्य का फॉर्मेट, यहां बदल गया है सेंटेंस का फॉर्म या वाक्य का कलेवर। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों एक बड़ा विस्तृत विषय है, विस्तृत प्रकरण है, और इसके अंदर करीब करीब अंग्रेजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे अंतर्वलित हो जाते हैं। जब आप किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो बच्चों, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, क्योंकि मीनिंग नहीं बदलते हो आप। जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। जब आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी वाक्य का रूप बदल जाना, परंतु उसका स्वरूप या रूप बदल जाना, परंतु उसका अर्थ या उसका जो मीनिंग है वो कैसा रहना, वो जैसा है वैसा रहना। मेरा मतलब एज इट इज, अक्षुण्ण रहना। नेक्स्ट बढ़ाएंगे आप अपनी बात। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बच्चों, तो आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। वक्ता कोई बात कहता है और मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझसे कोई बात कही, मैंने आपकी बात सुनी, और जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति को ये बात कहूंगा तो मैं थोड़ा शब्दों में हेर फेर करूंगा। मैं आपने जो कहा उसे सीधे सीधे न कह करके थोड़ा शब्दों में हेर फेर करूंगा। अगर आपने जो कहा वो मैंने सीधे सीधे कहा तो आई शैल हैव टू यूज इन्वर्टेड कोमाज, मुझे इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग करना पड़ेगा। और नॉट ओनली इन्वर्टेड कोमाज, आई शैल हैव टू यूज सम अदर पंक्चुएशन मार्क्स टू, मुझे कुछ अन्य पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग भी करना पड़ेगा। परंतु बच्चों क्या होगा, अगर मैं आपकी बात का, अगर आपके शब्दों का सार मैं अपने शब्दों में कहता हूं, अगर मैं आपकी बात का सारांश अपने शब्दों में कहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कोमा वोमा जो है इनका कोई प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो उनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और सेंटेंस के एंड में मुझे जनरली फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को जस का तस कह देना तो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आइए देखेंगे आप। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है, इसमें पांचवा टॉपिक बचता है मॉडल्स। तो मॉडल्स के बारे में बताया था मैंने, ये कलर्ड ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल्स होती है बच्चों, ये कलर्ड ऑक्सिलरीज भी कहते हैं इन्हें। और 13 मॉडल्स आर देयर, 13 मॉडल होते हैं। और ये मॉडल्स जो है ये क्या करते हैं, ये यूं तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ में यूज होकर के दे आर हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग डिफरेंट नोशंस। ये बच्चों अलग अलग नोशंस या अलग अलग संवेदनाओं को प्रकट करने में ये सहायक क्रिया, ये जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता करती है। इसलिए आप इनको क्या कहते हैं, इन्हें मॉडल्स कहते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग द मूड ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो कर्ता का मूड है, कर्ता की जो मनोदशा है, उसकी मन स्थिति है, उसको अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं, इसलिए आप इन्हें मॉडल्स कहते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, वैसे तो और भी कई नोशंस हैं, लेकिन यहां जो मुख्य मुख्य आपको बताए गए हैं, एक तो कमांड वाला है यानी आदेश, दूसरा बताया आपको रिक्वेस्ट गुजारिश वाला, तीसरा परमिशन लेना और देना, प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी बात की संभाव्यता बताना, ओब्लाइगेशन बाध्यता बताना। ये जो नोशंस हैं, इन्हें एक्सप्रेस करने वाले मॉडल्स हैं, उन्हें हम थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। यूं तो मॉडल का जो यहाँ टॉपिक दे दिया गया है, तो मॉडल वाला टॉपिक पूरा पूरा हमें पढ़ना ही पड़ेगा। आइए बढ़े।
आइए बच्चों देखो, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ग्रामर वाला पार्ट है ये हो गया बच्चों, इसका जो अंक अधिभार है वो 15 है, 15 मार्क्स। नीचे देखो, टेंस वाला पार्ट दिया आपको 4 मार्क्स का, क्लोजेज वाला पार्ट दिया आपको 3 मार्क्स, एक्टिव एंड पैसिव वाला पार्ट है बच्चों ओनली 2 मार्क्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन वाला जो पार्ट है वो बच्चों 4 मार्क्स, और जो मॉडल वाला पार्ट है ओनली 2 मार्क्स। अब देखते हैं कि ये जो मॉडल और एक्टिव पैसिव है बच्चों, ये माना कि 2 मार्क्स, इसका अंक अधिभार माना कि केवल 2 अंक ही हैं, परंतु बच्चों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें भी हेल्पफुल है। आप टेक्स्ट बुक को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल है। तो यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि ये 2 मार्क्स का है या 2 से ज्यादा का है, मुद्दा ये है कि ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पढ़ना इन्हें हमें बहुत विस्तार से है। आगे देखेंगे, चौथा वाला पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट है टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडर। तो देखो प्रोज में बच्चों पहली बुक दी है आपको गोल्डन रेज, जो मेरे हाथ में है, और इसमें से जो किस तरीके से इसको डिवाइड किया है इन्होंने। पहला वाला पार्ट है, देखिए आप, 2 एक्सट्रैक्ट्स, 2 अंश दिए जाएंगे आपको। यू विल बी गिवन 2 फ्रैक्शंस, 2 अंश आपको दिए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स, अलग अलग जो प्रोज लेसन हैं अलग अलग गद्य के पाठों में से। इस बार जो बच्चों जो पैसेज टाइप में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये अनसीन पैसेज नहीं होगा, ये सीन पैसेज होगा। आप इसे सीन पैसेज कह सकते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट होगा जो आपका पढ़ा हुआ होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं न कहीं होगा। तो वहां से आपको क्या दिया जाएगा, एक एक्सट्रैक्ट उतार के दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक पूरा गद्यांश जैसा, और उसके ऊपर आधारित जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखो क्या है, 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स। इतने सारे जो प्रोज लेसन्स हैं आपके पूरी किताब में, उनमें से 2 एक्सट्रैक्ट या 2 अंश आपको दिए जाएंगे, इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल होंगे। अप्रोक्सीमेटली 75 वर्ड्स ईच, और अनुमानित है वो जो दोनों पैसेज होंगे उनकी शब्द सीमा होगी 75। और ये दिया बच्चों कि दोनों 4 into 2, यानी जो दोनों सीन पैसेज होंगे उनका अंक अधिभार 4-4, टोटल मिला के 8 मार्क्स होगा। दीज एक्सट्रैक्ट्स वुड रिक्वायर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और इनमें इस बात की जरूरत होगी कि विद्यार्थी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे टू सप्लाई द रिस्पॉन्सेस। जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा कि जो पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे और आगे दिया है 1 मार्क इन ईच एक्सट्रैक्ट विल बी फॉर वोचेब, 4-4 में से आप ये मानो 3-3 जो मार्क्स है उनके आपसे सवाल अलग होंगे, और 1-1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो बच्चों आपके वोचेब के ऊपर आधारित होगा। आपका शब्दकोश जांचने के लिए, उसे टेस्टिफाई करने के लिए 1-1 मार्क्स दोनों में होगा। एंड द 3 रिमेनिंग 3 मार्क्स विल बी फॉर टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन, स्थानीय और वैश्विक समझ जो है आपकी, उसे जांचने के लिए जो बाकी 3-3 सवाल हैं वो उस पर आधारित होंगे। तो ये बच्चों 8 मार्क्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए आप, 3 मार्क्स वाला पार्ट है 1 out of 2 क्वेश्चंस extrapolative in nature based on any one of the prose lessons from text book to be answered in about 60 words। आपको जो सवाल दिया जाएगा उसका उत्तर देने की जो आपकी शब्द सीमा होगी बच्चों, वो होगी 60 शब्द। 1 out of 2 questions extrapolative in nature, आपको 2 सवाल दिए जाएंगे और उनकी नेचर एक्स्ट्रापोलेटिव होगी बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन्स, किसी भी प्रोज लेसन्स में से, किसी भी एक प्रोज लेसन, इतने सारे जो प्रोज लेसन्स आपके होंगे उनमें से किसी एक में से आपसे सवाल पूछा जाएगा, और उसकी जो शब्द सीमा है बच्चों वो होगी 60 वर्ड्स, और उसका अंक अधिभार होगा 3 मार्क्स। तीसरा वाला पार्ट है 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट। इसमें ड्रामा टेक्स्ट भी है। पहला चैप्टर जो आपने देखा बच्चों, पहला वाला चैप्टर हम जो आपको पढ़ाएंगे वो एक प्रकार का ड्रामा ही तो है। तो यह दिया है कि 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट, यानी जो ड्रामा टेक्स्ट है, जो नाट्य वाला पार्ट है, उसमें से 2 सवाल आपको दिए जाएंगे और 2 में से आपको 1 को अटेम्प्ट करना है। यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट, आपको ड्रामा टेक्स्ट के ऊपर 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एंड यू शैल हैव टू अटेम्प्ट 1 out of those 2, और उन दोनों में से आपको क्या करना है, केवल 1 को अटेम्प्ट करना है। ये लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होंगे, और इनकी शब्द सीमा दी गई है 30 to 40 वर्ड्स। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 3 अंक का जो प्रश्न है
उसका उत्तर देने के लिए अधिक से अधिक आपको 30-40 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 30 मान लो आप, तो निष्कर्ष ये निकला कि एक अंक का जो सवाल है उसका जवाब ज्यादा से ज्यादा आप 10 शब्दों में दे सकते हैं। उसके आधार पर आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास में 8 अंकों का कोई प्रश्न है तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 80 वर्ड्स के अंदर उसका जवाब दे सकते हैं। इतना ही है ना, ये एक आइडिया है मोटा मोटा। आगे देखिएगा बच्चों, इसी की बुक में आपको दूसरा वाला सेक्शन दिया पोएट्री वाला गोल्डन रेज में, तो 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स, जो कविताएं दी गई है तो उनमें से क्या होगा कि उन कविताओं में से कोई एक अंश आपको दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और आपसे उसकी सप्रसंग या संदर्भ उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। आपको रेफरेंस लिखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे बच्चों, तो एक ही होगा, यानी 2 दिए जाएंगे और 2 में से आपको एक करना है, और उसका अंक अधिभार कितना होगा, उसका अंक अधिभार होगा बच्चों 4 मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे आप, 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, 3, और उनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो होंगे लघुत्रात्मक। 3 जो लघुत्रात्मक प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करने हैं ऑन इंटरप्रिटेशन। वो सवाल होंगे इंटरप्रिटेशन पर। क्या होता है इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी चीज की व्याख्या करना है, किसी चीज का निर्वचन करना है, अपने हिसाब से किसी चीज की व्याख्या करना है, और उसमें आपसे व्याख्या करवाई जाएगी कि ये जो कविता है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। ध्यान सुनो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, यानी प्रत्येक कविता के सेंट्रल आइडिया या थीम के ऊपर एक एक सवाल अपने को याद करना है, क्योंकि जितनी भी कविताएं हैं उनमें से एक न एक सवाल थीम या सेंट्रल आइडिया पर निश्चित रूप से आएगा, और उसका अंक अधिभार इसमें बताया गया है बच्चों 5 मार्क्स। आगे है सप्लीमेंट्री रीडर, जो दूसरी है बच्चों, वो आपकी किताब रिजोल्यूशन, तो उसका टोटल जो अंक अधिभार है वो 10 मार्क्स है। और 10 मार्क्स को इन्होंने किस तरीके से बांटा, देखो 5-1, 3-1 का 2 सवाल दिए जाएंगे, और 2 में से बच्चों आपको 1 करना है। इसका अंक कितना होगा, 5। 2 में से 1 आपको करना पड़ेगा, और आपको वो सवाल होगा इंटरप्रीट, इवेल्युएट, एनालाइज कैरेक्टर। ये सवाल इस तरीके का होगा कि फला कहानी में आपने जो फला व्यक्ति है उसका चारित्रिक, उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको बताना होगा। कई बार जो कोई स्टोरी होती है उसका प्लॉट, कथानक जो होता है उसके बारे में, कई बार जो स्टोरी में जो सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस के आधार पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके का जो सवाल होगा बच्चों, उसकी शब्द सीमा होगी 80 वर्ड्स, और उसका अंक अधिभार होगा 5 मार्क्स। दूसरा वाला पार्ट दिया है 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रेटेटिव एंड इवेल्युएटिव नेचर। आपको 2 सवाल दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, यानी लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, और उनकी प्रकृति होगी बच्चों वही, या तो इंटरप्रिटेटिव यानी किसी की व्याख्या करने से संबंधित, या किसी का मूल्यांकन करने से संबंधित, बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, और उनकी शब्द सीमा होगी 30 से लेकर के 40 शब्द, और अंक अधिभार होगा बच्चों 3 मार्क्स। आइए देखेंगे आप, जो तीसरा वाला पार्ट है इसका सप्लीमेंट्री वाला, ये इसका अंक अधिभार है केवल ओनली 2 मार्क्स। क्या है, 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको 2 लघुत्रात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, एंड यू शैल हैव टू अटेम्प्ट 1 out of them, और उनमें से 1 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एंड दैट शैल बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, और वह होगा तथ्यात्मक पहलुओं पर आधारित, ऑफ द लेसन्स, वो पाठों में से लिया जाएगा, टू बी आंसर्ड इन 20 to 25 वर्ड्स, और उसकी शब्द सीमा कितनी होगी बच्चों, 20 या 25 शब्दों के अंदर आपको जवाब देना होगा, और अंक अधिभार बताया आपको 2 मार्क्स। इस तरीके से बच्चों आपने देखा जी, आपकी जो बुक है गोल्डन रेज, उसकी क्या रणनीति है, किस तरीके से उसका क्या सिलेबस है, और किन किन टॉपिक्स को मुख्य रूप से दृष्टि में रखते हुए हमें अध्ययन करना है, इस पूरी रणनीति से मैंने आपको अपडेट किया है। अब बच्चों 4 मार्क्स के लिए एक एक्स्ट्रा बुक और आपके पास, रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये इसका अंक अधिभार दिया है 4 मार्क्स। और इसमें सवाल कैसे आएंगे देखेंगे आप, पोस्टर मेकिंग, इसमें सवाल हो सकता है पोस्टर मेकिंग के ऊपर, इसमें सवाल हो सकता है कारपूलिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसमें ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है चालक की जिम्मेदारी, क्या होता है चालक का उत्तरदायित्व, फिल इन अप्रोप्रिएट, आपको जो खाली स्थान है उनमें उचित शब्दों को भरना है, जनरल एक्सरसाइज, सामान्य एक्सरसाइज हो सकती है, स्पीड राइटिंग, ड्रंक ड्राइविंग, जो मदिरा पान करके ड्राइविंग की जाती है तो उससे संबंधित उसके क्या नुकसान है, उससे संबंधित सवाल हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो पूरा सिलेबस है उसे हमने एक बार अच्छे से उसका एनालिसिस किया है, अच्छे से मैंने आपको हिंदी में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है।
अब इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की रणनीति बनानी है और इसके आधार पर बच्चों हमें क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाना। प्रेस्क्राइब्ड बुक्स बच्चों क्लियर दी हुई है, गोल्डन रेंज मेरे हाथ में है, दूसरी रिजोल्यूशन है, तीसरी रोड सेफ्टी एजुकेशन है। ये बुक्स तो प्रेस्क्राइब्ड है। उसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट है बच्चों वो टीचर अपने हिसाब से समझाते हैं, वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। अब आप देखते हैं बच्चों आगे वाले पार्ट में आप कंटेंट्स देख रहे हैं तो आपने देखा हाउ मेनी लेसन्स आर देयर। ये जो बुक है इसमें बच्चों पहला लेसन है द बुक दैट शेव्ड द अर्थ, ये तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसी क्रम के अंदर आपने देखा 11 लेसन्स आर देयर। कितने लेसन है? 11 लेसन। पहली बात बच्चों आपको यह है कि प्रत्येक जो लेसन है उसका नाम और उसके राइटर का नाम आपको आज ही याद कर लेना। पहला देखो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का मतलब वह किताब जिसने इस दुनिया को बचाया, वह किताब जिसने इस धरती को बचाया। लिखने वाले हैं क्लेयर बोइको, याद हो जाना चाहिए, लिख के याद करेंगे। दूसरा पार्ट है ऑन वायलेंस, जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बच्चों हिंसा पर, हिंसा पर। और ये इस पार्ट के जो राइटर है उनका नाम है जे कृष्ण मूर्ति, ये आपको लिख के याद करेंगे, याद हो जाना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है बच्चों ये लिखा है शुभ्रा दत्ता ने, द टेल ऑफ द बिश्नोईज। जो बिश्नोई लोग हैं एक जाति विशेष है, संप्रदाय विशेष है, तो ये पेड़ों को अपना समझ गए सर्वस्व मानते हैं, पेड़ों के लिए बलिदान करते हैं, किया है इन्होंने। तो ये स्टोरी है बच्चों द टेल ऑफ द बिश्नोईज का मतलब होता है बिश्नोई लोगों की गाथा या बिश्नोइयों की कहानी। ये लिखा गया है किसके द्वारा? दिस चैप्टर इज रिटन बाई माधव गाडगिल। ये माधव गाडगिल के द्वारा लिखा गया है। ए हीरो ये आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है बच्चों। व्हाट इज अमिश विद अस, व्हाट इज अमिश विद अस अर्थात हमारे साथ में कौन सी चूक है, ये वाला चैप्टर लिखा गया है एस.एम. गोयल के द्वारा। द लेडी और द टाइगर, दिस चैप्टर इज रिटन बाई फ्रैंक आर स्टॉकटन। लिखना याद करना पड़ेगा। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर का मतलब प्रार्थना के ऊपर एक संभाषण, प्रार्थना के ऊपर एक संभाषण। एंड द चैप्टर इज रिटन बाई M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे भारत के राष्ट्रपिता। ए मेंस्ट्रुएशन का मतलब एक व्यक्ति का बेटा। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाई H.M. लिम्बर्ट। आगे वाला देखिएगा द ट्राइब्यूट, ट्राइब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ट्राइब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देते हैं आप किसी को। तो ये पाठ किसने लिखा है? ये लिखा है बच्चों ये डैश बैनहूर के द्वारा लिखा गया है। और 11th चैप्टर द बिट्रियल ऑफ फेथ का मतलब होता है विश्वास का टूटना, विश्वास का टूटना, निष्ठा पर आघात। तो ये जो है बच्चों 11th चैप्टर है और एंड इट इज रिटन बाई E.R. ब्रेथवेट। ये E.R. ब्रेथवेट के द्वारा लिखा गया है। पोएम्स में आएंगे आप, ओनली 4 पोएम्स आर देयर। पहली रिस्क, किसने लिखी है? जेनेट रैंड ने लिखी है। दूसरी माई गुड राइट हैंड, ये C. मैके ने लिखी है। तीसरी है द लोटस एंड इट इज रिटन बाई तोरू दत्त। तोरू दत्त बच्चों हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन सी पोएटेस है? एंग्लो इंडियन पोएटेस है और इंडिया की थी, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी। 4th वाला चैप्टर एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। एलिजी का मतलब होता है बच्चों जब कोई हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या हमारा कोई नियर और डियर जब मर जाता है और उसके ऊपर जो शोक गीत लिखा जाता है उसे आप एलिजी कहते हैं, है ना। तो यह कहा गया एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर लिखा गया शोक गीत। ओलिवर गॉड स्मिथ ने लिखा है। और आज ये लिटरेरी टर्म्स है बच्चों, साहित्यिक वाले, ठीक है। तो ये हम आपको समझाएंगे, राइटिंग स्किल्स है। तो इस तरीके से आपने देखा आज हमने जो आपको पढ़ाया वो इतना है बच्चों कि एक तो सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करवाया है और आपको इसे अपने दिमाग में बैठाना है। इसके अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज हम जो है बिल्कुल रणनीति बना करके अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी हम आगे बढ़ेंगे। और ये देखना आपको जितने भी जो लेसन्स हैं, पोएम्स हैं, उनके टाइटल्स एंड द नेम्स ऑफ देयर राइटर्स और द पोएट्स और उनके लेखक या उनके जो कवि हैं उनके नाम आपको आज याद हो जाने चाहिए। बाकी पढ़ाई बच्चों हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।